अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये लेक्चर लास्ट लेक्चर के साथ कनेक्टेड था। लास्ट क्लास जो डिस्कस की थी उसमें हमने अपने लास्ट जो चैप्टर था हमारे कोर्स का, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, उसको हमने स्टार्ट किया था। और उसमें हमने जो है वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। हमने केमिकल बॉन्ड्स को डिफाइन किया था कि क्या होते हैं, और एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्या है, हमने ये डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद जो है हमने बॉन्ड्स की टाइप्स को डिस्कस करना शुरू किया था एक एक करके। तो अभी जो डिस्कशन था वो थोड़ा सा 9th क्लास की केमिस्ट्री वाला था। तो उसमें सबसे पहली जो टाइप हमारे पास बॉन्ड की थी वो आयनिक बॉन्ड थी, वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर होने के नतीजे में बनता है। और जब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो 3 स्टेप्स में होती है, और इन दौरान जो एनर्जी चेंजेस आते हैं वो हमने डिस्कस किया था कि उसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल वाली एनर्जी इन्वॉल्व होती थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली एनर्जी इन्वॉल्व होती थी, और लेटेस्ट एनर्जी इन्वॉल्व होती थी। हमने वो सारी बातें जो थी वो हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। उसके बाद हमने आयनिक बॉन्ड्स की कंडीशंस पढ़ी थी कि कब कब आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ये 4 कंडीशंस हैं। और उसके बाद फिर हमने आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी, उनको डिस्कस किया था। आयनिक बॉन्ड्स के बाद सेकंड जो टाइप आती है वो कोवलेंट बॉन्ड की थी। एक ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसको नाम दिया जाता है कोवलेंट बॉन्ड का। तो हमने इसको वहां पे डिस्कस किया था। और उसमें फिर हमने जो है कोवलेंट बॉन्ड्स की टाइप्स को डिस्कस किया था कि भाई आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जब आप क्लासीफाई करते हैं तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर भी क्लासीफाई करते हैं और नेचर ऑफ बॉन्ड के ऊपर भी क्लासीफाई करते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से करते थे। और नेचर ऑफ बॉन्ड पे क्लासीफाई करें तो नॉन पोलर बॉन्ड एंड पोलर बॉन्ड, इस तरह से जो है हम उस पर डिस्कस क्लासीफाई करते थे। और फिर उसके बाद बहरहाल उसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह थी, वो हमने डिस्कस की थी। अब आज के लेक्चर में अगेन क्लासिकल केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास चैट में कि एक एलिमेंट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। एक एलिमेंट का क्या मतलब है? एक एलिमेंट अपने ही अकेला मतलब, या क्या? मैं समझा नहीं उसमें पॉइंट। हाँ, ये हो सकता है कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा तरह के बॉन्ड्स बना सकता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है, और कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो इसलिए एक एलिमेंट एक से ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है। एलिमेंट टू एलिमेंट जो है वो वेरी कर रहा होता है। तो इस हवाले से ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट है इसका, बिल्कुल मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक ही तरह के बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे क्लोरीन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जब भी ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा किसी से तो वो सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं, ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों बना सकता है। नाइट्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोनों बना सकता है। तो कुछ एलिमेंट्स में अलग अलग कहानी है। लेकिन ये के बारे में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा तरह के बॉन्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है तो वो सिंगल, डबल, ट्रिपल दोनों तीनों तरह के बॉन्ड्स बनाएगा। कार्बन है वो भी तीनों तरह के बॉन्ड्स बनाएगा। तो एलिमेंट टू एलिमेंट वैरी करेगा। अच्छा, यहाँ पे जो तीसरी टाइप हमारे पास थी केमिकल बॉन्ड्स के हवाले से, ये टाइप हमारे पास थी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड जिसे हम कहते हैं। तो थोड़ा सा इसका डिस्कशन है, तो इस पे बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से आ रहा है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड जो होते हैं, इनको जब डिफाइन किया जाता है तो इस तरह से कि हमने जैसे पीछे पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड, तो उसमें पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में बनता है। तो उसको नाम दिया जाता था कोवलेंट बॉन्ड का। हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में बनता है। वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में बनने वाला बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। तो मैं जस्ट एक पंच लाइन इसकी लिख देता हूं कि फॉर्म बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का। अब ये किस तरह से होता है, क्या होता है, तो थोड़ा सा इस पे हम यहाँ पे बात करते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं किस तरह से होगा। एक चीज याद रखें कि बॉन्ड चाहे कोवलेंट हो या चाहे कोऑर्डिनेट कोवलेंट हो, एक बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा टू इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। जब दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं तो बॉन्ड बनता है, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड हो चाहे वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो। बहुत फर्क ये है कि अगर दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं और दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपने अपने साथ लेकर आ रहे हैं, तो बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है।
इसी तरह अगर दो एलिमेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उसमें एक एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन अपने साथ ला रहा है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं ला रहा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर एक ही एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन साथ लेकर आ रहा है और बॉन्डिंग करेगा, तो वहां पे बनने वाला बॉन्ड जो है वो डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अब ये किस तरह से होता है मैं जरा इसकी डिटेल में बात करता हूं। इसमें ये चीज याद रखिएगा कि जब भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसमें दो कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस लाजमी तौर पे पूरी होनी चाहिए, वरना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। वो दो कंडीशंस क्या है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमेशा उस वक्त बनता है जब आपके पास कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और उसमें ये एबिलिटी हो कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता हो। यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की पहली कंडीशन, ये मैं एग्जांपल से समझाता हूं, कंडीशन सिर्फ अभी अपनी नजर में रखें कि पहली कंडीशन ये है कि आपके पास एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर हो। पेयर जो होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? तो लोन पेयर का मतलब होता है ऐसा पेयर जो कि अकेला रखा हुआ है एटम के शेल में और वो बॉन्डिंग किसी से भी नहीं कर रहा, वो लोन पेयर कहलाता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और उसमें एबिलिटी होगी उसको डोनेट कर सकता हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की ये है कि दूसरा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसके पास लोन पेयर रखने का स्पेस अवेलेबल हो, ठीक है? यानी आप ये कह लें कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता हो, स्पेस होगा तो एक्सेप्ट करेगा। तो अगर दूसरा एलिमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो वहां पे बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अब ये कैसे होता है जनाब? जरा इन सारी बातों को मैं छोटी छोटी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि काम किस तरह से हो रहा है। देखें, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपके पास जैसे अमोनिया का मॉलिक्यूल है। अमोनिया से आप सब लोग फैमिलियर हैं, ठीक है ना? NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। अगर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं जरा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 5 में आता है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5, ये नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 7 है। उन 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके के शेल में होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन इसके एल शेल में होते हैं। तो ये नाइट्रोजन का एटम है। अच्छा, अब नाइट्रोजन के इस एटम ने बॉन्ड बनाए हुए हाइड्रोजन के साथ। जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर रहा हूं मैं, ठीक है? और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड है। तो ये आपके पास जनाब यहाँ पे अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ठीक है? अच्छा, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाने जा रहा है हाइड्रोनियम आयन के साथ। हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं, H पॉजिटिव आयन जो होता है इसको हाइड्रोनियम आयन का नाम दिया जाता है। एक विकैबुलरी याद रखिएगा, अक्सर हम सेकंड ईयर वालों को ये पढ़ा रहे होते हैं कि भाई जब किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसके नाम में IUM लग जाता है और वो और उसी हिसाब से नाम उसका बनता है। जैसे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो नाम में IUM लगेगा और वह कहलाएगा हाइड्रोनियम। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो नाम में IUM लगेगा और वो कहलाएगा कार्बोनियम। इसी तरह अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो नेम में IUM लगेगा और वो पढ़ा जाएगा ऑक्सोनियम, ठीक है भाई? तो इसलिए H पॉजिटिव आयन को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है इस वजह से। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बॉन्ड किस तरह से बन रहा होता है। यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड बनता है कि जो नाइट्रोजन का एटम है, इस नाइट्रोजन के एटम के पास देखें इलेक्ट्रॉन का ये लोन पेयर मौजूद है। थोड़ा सा मैंने सर्किल किया है, आई होप नजर आ रहा होगा। इसके पास लोन पेयर मौजूद है। अच्छा, ये जो H पॉजिटिव आयन होता है, H पॉजिटिव आयन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, जरा समझना। देखो, एक तो होता है हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन का एटम क्या होता है भाई? हाइड्रोजन का एटम ये होता है कि अंदर न्यूक्लियस है और बाहर शेल है और शेल में इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन का आयन कब बनेगा? पॉजिटिव आयन कब बनेगा? पॉजिटिव आयन उस वक्त बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो पॉजिटिव आयन बनता है। तो इसलिए जब H पॉजिटिव आयन बनता है तो H पॉजिटिव आयन बनते वक्त हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल चुका होता है। तो इसलिए इसका जो वैलेंस शेल होता है, ये वैलेंस शेल यहाँ पे एम्प्टी होता है। यानी इसका जो K शेल होता है हाइड्रोजन का, ये K शेल एम्प्टी हो जाता है जब ये H पॉजिटिव आयन बनाता है। अंडरस्टूड? यानी जब हाइड्रोजन का एटम है
तो उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब वो H पॉजिटिव आयन बनाता है तो H पॉजिटिव आयन में उसका जो K शेल होता है वो एम्प्टी होता है। आप कह सकते हैं कि उसका K शेल खत्म हो जाता है, आप ये कह सकते हैं इसको। तो K शेल एम्प्टी है। अब K शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो इसलिए जहां कहीं पे भी H पॉजिटिव आयन होगा इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रखने का स्पेस अवेलेबल है। 2 इलेक्ट्रॉन रखने का स्पेस का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रखने का स्पेस अवेलेबल है। तो देखो सिचुएशन क्या है कि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर प्रेजेंट है यहां पे, और इस H पॉजिटिव आयन के पास लोन पेयर गेन करने का स्पेस अवेलेबल है। तो होगा क्या कि जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उस वक्त ये जो नाइट्रोजन होता है ये इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर डोनेट करता है और ये H पॉजिटिव आयन उस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद इनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्म होता है। अब वो जो बॉन्ड बनता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के जो पहले के 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं, तो वो 3 बॉन्ड्स जो हाइड्रोजन के साथ हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जो कि अमोनिया की फॉर्म में बने हुए थे, ठीक है, ये वाले बॉन्ड्स तो वैसे ही रहेंगे। बाकी नाइट्रोजन ने ये जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर था, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर इसने H पॉजिटिव आयन को डोनेट किया है। तो ऐसे जब लोन पेयर डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद बॉन्डिंग होगी तो इस तरह से बॉन्ड बनेगा कि एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास रहेगा, और फिर इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा, जो कि इस तरह के एरो से लिखा जाएगा। यहाँ पे एक दो बातें ऑब्जर्व करने वाली है। यहाँ पे सबसे पहली बात जो ऑब्जर्व करने वाली वो ये है कि देखो कोवलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो इस तरह के डैश लाइन से शो किए जाते हैं, जैसे कि ये, जैसे कि ये है और जैसे कि ये डैश लाइन से शो किए जाते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डैश लाइन के बजाय एरो से शो किए जाते हैं, और एरो की जो डायरेक्शन होती है वो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कौन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर रहा है। तो इसलिए अगर एरो की डायरेक्शन नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ बनी हुई है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और नाइट्रोजन उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो नाइट्रोजन जो है वो यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर है और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो जहां कहीं पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे और उनके दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो वहां पे बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहलाएगा। तो इसलिए जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है ये बनने वाला बॉन्ड डेटिव बॉन्ड यहां पर होगा, ठीक है। जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है हाइड्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये आपके पास अमोनिया माइन बन जाता है, जिसको कि हम मुख्तलिफ तरीकों से लिखते हैं। कुछ जगहों पे इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, NH4 पॉजिटिव करके यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे एक और विकेबलरी ऐड करता हूं। 9 क्लास के लेवल में आप लोगों को पढ़ाया जाता था लुइस एसिड लुइस बेस, एसिड बेस की थ्योरीज आप लोगों को पढ़ाई जाती थी 9 क्लास की लेवल पे। तो वहां पे लुइस एसिड और लुइस बेस पढ़ाया जाता था। तो उस एतबार से मैं यहाँ पे बात करूं तो हमेशा याद रखना कि कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम नाम देते हैं लुइस बेस का, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है। इसी तरह कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है उसको नाम दिया जाता है लुइस एसिड का। ए से एक्सेप्टर और ए से एसिड। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं वो लुइस एसिड होते हैं, डोनर जो होते हैं वो लुइस बेसिस होती हैं। तो इसलिए ये चीज याद रखिएगा कि यहां पे जो नाइट्रोजन है इस अमोनिया माइन के अंदर, ये नाइट्रोजन यहां पर लुइस बेस है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर उससे एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसलिए हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ पे लुइस एसिड होगा, ये इस तरीके से बनेगा। तो इसलिए ये आइडिया सबको होना चाहिए कि जहां कहीं पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वहां पे लुइस एसिड एंड लुइस बेस इस तरह से आते हैं। ये इसका छोटा सा आइडिया। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को, जरा उसको भी क्विकली देख लीजिएगा। तो एक और एग्जांपल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यूं भी बन सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के साथ जब H पॉजिटिव आयन कंबाइन हो जाए तब भी बनता है कुछ इस तरह से। जैसे वाटर में यूं स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, अब होता क्या है कि ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है,
और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और शेयर करके कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे कर रहा होता है। तो इसलिए इधर जो बॉन्ड बना हुआ है कोवलेंट है और इधर जो बॉन्ड बना हुआ है कोवलेंट है। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें हाइड्रोजन का है, तो बनने वाला जो बॉन्ड है वो कोवलेंट है। तो ये आपके पास इस वक्त जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है H2O। अच्छा, जब इसके साथ हाइड्रोनियम आयन आके कंबाइन होता है, H पॉजिटिव आयन आके कंबाइन होता है, ठीक है जी, ये हाइड्रोनियम आयन है। तो हाइड्रोनियम आयन जब इसके साथ रिएक्ट करता है, इससे आके कंबाइन होता है, तो यहां पे वही सिचुएशन दोबारा बन जाती है कि जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और इसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने इस लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसी तरह जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने का स्पेस अवेलेबल है। तो इसलिए यहां पे होगा क्या, यहां पे सिंपल ये होगा कि जब वाटर का ऑक्सीजन और ये H पॉजिटिव आयन आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ये इस तरह से करेंगे कि वाटर का जो ऑक्सीजन होगा वो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये H पॉजिटिव आयन उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जब वो ऑक्सीजन डोनेट करेगा और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज आ जाएगा और वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा कि जो शुरू के बॉन्ड्स बने हुए थे वो बॉन्ड्स वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, यानी कि इसका हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड्स बने हुए थे वैसे ही रहेंगे। अलबत्ता ये जो लोन पेयर यहाँ पे मौजूद था, ये ऊपर जो लोन पेयर इसके पास था, ये लोन पेयर हाइड्रोजन को ये डोनेट कर देगा। तो जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो पेयर में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन को दे दिया। इस तरह से इसने पेयर डोनेट किया और फिर इनके दरमियान यहाँ पे बॉन्ड बनेगा जिसको क्या आप एरो से शो करेंगे। अब एरो की डायरेक्शन से आपको लुईस एसिड और लुईस बेस का पता चलेगा। बात सिंपल ये है कि एरो का टेल ऑक्सीजन की तरफ है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और एरो का हेड हाइड्रोजन की तरफ है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ऑक्सीजन कहलाएगा यहां पे क्या, लुईस बेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर है। जैसे हमने ऊपर यहां पे डिस्कस किया था कि ऊपर वाली एग्जांपल में नाइट्रोजन लुईस बेस था, यहां पे ऑक्सीजन लुईस बेस है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनर है इसलिए वो लुईस बेस है और जो हाइड्रोजन ऊपर से आके बॉन्ड बनाया है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होने की वजह से वो लुईस एसिड कहलाएगा और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के दौरान ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको ऑक्सोनियम आयन या हाइड्रो ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। इसको यूं लिखा जाता है कि 3 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो आपने लिखा है इसको H3O और फिर O के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से लिखा जाएगा, तो ये आपको मिलेगा। तो ये जो चीज यहाँ पे मिल रही है इसको नाम दिया जाता है, इसका असल नाम ये है कि इसको हाइड्रो ऑक्सोनियम आयन का नाम दिया जाता है। ये वर्ड, ये टर्म इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, या सिंपल इसको जो है वो ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। बहुत सारे जगहों पे किताबों में H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयन लिख दिया जाता है। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन लिखा हुआ है ये हाइड्रोनियम आयन गलत लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे लिखा हुआ है। इवन ये मिस्टेक मैंने ऑब्जर्व की थी, मालूम नहीं कि है या नहीं, ये मिस्टेक जो थी विकिपीडिया के अंदर तक मौजूद थी। तो ये चीज याद रखिएगा, हाइड्रोनियम आयन इज अ डिफरेंट थिंग। हाइड्रोनियम आयन ये चीज होती है H पॉजिटिव आयन, जबकि H3O पॉजिटिव जो होता है वो ऑक्सोनियम आयन या हाइड्रो ऑक्सोनियम आयन कहलाता है। तो चार्ज ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव, तो IUM ऑक्सीजन के नाम पे लगेगा और ये हाइड्रो ऑक्सोनियम आयन कहलाएगा। ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखिएगा। और बाकी क्वेश्चन चैट में आया हुआ है कि वाटर का दूसरा वाला पेयर जो है वो भी तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। जो नीचे वाला ऑक्सीजन है, सॉरी, ऑक्सीजन के नीचे जो लोन पेयर मौजूद है वो भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। वाटर ये कि एक दफा लेकिन करेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, यानी वाटर में आप चेक करें तो इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर ये रहा और दूसरा लोन पेयर ये रहा, 2 लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के, सही है ना। तो इसलिए वाटर का मॉलिक्यूल एक वक्त में एक लोन पेयर डोनेट करेगा, या तो ऊपर वाली साइड से लोन पेयर डोनेट कर देगा या फिर नीचे वाली साइड से लोन पेयर डोनेट करेगा। दोनों लोन पेयर एक साथ डोनेट नहीं करता क्योंकि उसके बाद वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। इस तरह से होता है। तो आपके पास जनाब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग के हवाले से। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भाई ये इस तरह से होता है। जहां कहीं पर भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वहां पर हमेशा याद रखें कि लुईस बेस इन्वॉल्व होगा, लुईस एसिड इन्वॉल्व होगा, इस तरह से काम होगा। तो ये आइडिया ध्यान में रखिएगा। तो भाई देखो 3 तरह के बॉन्ड्स हो गए हमारे पास पिछले लेक्चर से लेकर आज के लेक्चर तक। सबसे पहला बॉन्ड हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है।
दूसरा बॉन्ड हमने पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तीसरा बॉन्ड जो हमारे पास यहां पर है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, जिसको के इलेक्ट्रॉन की वन साइडेड शेयरिंग से बनता है, जिसमें लुईस बेस और लुईस एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं। ये इस तरह से होता है। अच्छा, इन बॉन्ड्स के कुछ ऑल्टरनेट नेम्स भी हैं, वो मैं मेंशन कर देता हूं। जैसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का ऑल्टरनेट नेम डेटिव बॉन्ड है, इसी तरह आयनिक बॉन्ड का भी एक ऑल्टरनेट नेम है, मैंने वहां पे लिखवाया नहीं, मैं इसको डाल देता हूं। आयनिक बॉन्ड को जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ये इसके लिए ऑल्टरनेट टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का नाम दिया जाता है। इसी तरह से कोवलेंट बॉन्ड जो होता है इसका भी एक ऑल्टरनेट नेम है, इसको मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहा जाता है। तो ये इनके ऑल्टरनेट नेम्स हैं, वैसे ही पता होने चाहिए, इस तरह से होता है। जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है जनाब वो डेटिव बॉन्ड कहलाता है, ये इसका आइडिया। अच्छा, तीन तरह के बॉन्ड्स मैंने पढ़ा दिया, आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट। ये तीन तरह के बॉन्ड्स वो थे जो आप लोगों ने 9th क्लास के लेवल पे पढ़े हैं। अब जो बॉन्ड की टाइप मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, बॉन्ड की फोर्थ टाइप यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं। अब थोड़ा सा डिफरेंट यहां पे डिस्कशन है बॉन्ड्स के हवाले से, क्या आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट के अलावा भी कुछ और बॉन्ड्स होते हैं, और वो कौन से होते हैं, अब उस पर बात करते हैं। अच्छा, ये जो तीनों बॉन्ड्स थे, आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट, इन तीनों बॉन्ड्स में जो बात कॉमन थी वो ये थी कि इन तीनों बॉन्ड्स को जब डिफाइन किया तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर किया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो आयनिक, इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर हुआ तो कोवलेंट, इलेक्ट्रॉन वन साइडेड शेयर हो रहा है तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट। ये तीनों जो बॉन्ड्स हैं ये क्लासिकल केमिस्ट्री में आते हैं। ये क्लासिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि भाई क्लासिकल केमिस्ट्री वाले ये कहते हैं कि बॉन्ड उस वक्त बनता है जब इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। मॉडर्न केमिस्ट्री वाले इस बात को नहीं मानते। मॉडर्न केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इतना छोटा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि वो कब कहां पर है, कब ट्रांसफर हो रहा है, कब शेयर हो रहा है, हमें नहीं पता होता। तो इसलिए मॉडर्न केमिस्ट्री वालों का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा यहां पर डिफरेंट है। तो मॉडर्न केमिस्ट्री वाले ये कहते हैं कि भाई ये जो बॉन्ड बनता है ये ऑर्बिटल्स जब दो एटम्स के आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनकी ओवरलैपिंग के नतीजे में बॉन्ड बनता है, वो ये कहते हैं। और इसलिए मॉडर्न केमिस्ट्री में बॉन्ड्स की मजीद कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि यहां पे आती हैं, यहां पे एक्सप्लेन होती हैं। अब वो कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं वो जरा समझ लें। मॉडर्न केमिस्ट्री में हमारे पास बॉन्ड की दो टाइप्स आती हैं। अभी तो हमने आयनिक कोवलेंट वगैरह पढ़ा है ना, हमारे पास बॉन्ड की दो टाइप्स आती हैं मॉडर्न केमिस्ट्री में। एक टाइप यहां पर आती है सिग्मा बॉन्ड के नाम से, दूसरी टाइप यहां पर आती है पाई बॉन्ड के नाम से। यहां से आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ाए जाते हैं। तो समझ लें कि यहां से चीजें वो स्टार्ट हो रही हैं जो कि सेकेंड ईयर के लेवल पे पढ़ाई जाती हैं, चीजें इनके ऊपर एक्सप्लेन की जाती हैं। अब ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब क्या है, कैसे है, कैसे डिफाइन होता है, क्यों होता है, और पिछले बॉन्ड से इनका क्या है कहानी, क्या ताल्लुक है, सारी बातें एक एक करके पढ़नी है, समझनी है। लेकिन बात की बेसिक को आप समझिए कि जो मॉडर्न केमिस्ट्री वाले हैं वो बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन पे नहीं एक्सप्लेन करते। अभी तक तो मैं इलेक्ट्रॉन पे एक्सप्लेन कर रहा था क्योंकि मैं क्लासिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा था। मॉडर्न केमिस्ट्री वाले जो है वो बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन पे एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि ये बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं ऑर्बिटल पे। और कैसे करते हैं जरा समझना। मैंने 4 तरह के ऑर्बिटल्स आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाए। कौन कौन से थे? एक एस ऑर्बिटल था, एक पी ऑर्बिटल था, एक डी ऑर्बिटल था, और एक एफ ऑर्बिटल था। ओके, चैट में क्वेश्चन आएगा आज मीटिंग का टाइम क्यों आ रहा है पता नहीं, मेरी लग रहा है कि एक्सपायर हो गया इसका वो ऑटोमेटिकली, मालूम नहीं भाई। जूम ने मुझे एक्सटेंशन तो दी थी भाई, कि पता नहीं जूम ने मुझे कुछ दिया था फेवर, अब मुझे नहीं पता। मेरी तो नॉन स्टॉप क्लासेस चल रही है रोजाना, अभी सुबह भी मैंने इस पे ली है नॉन स्टॉप क्लास 2.5-3 घंटे की। एनीवेज पता नहीं, अभी रिकनेक्ट कर लेंगे यार, जाने दें, अभी पढ़ लें। अच्छा देखे भाई, तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड आ रहा है और पाई बॉन्ड आ रहा है, तो थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है और क्यों होता है और कैसे होता है।
हमने 4 तरह के ऑर्बिटल्स पढ़े थे, मैं ये कह रहा था, एक s ऑर्बिटल था, एक p ऑर्बिटल था, एक d ऑर्बिटल था और एक f ऑर्बिटल था। चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ाया था तो उसमें हम ये पढ़ रहे थे, ठीक है, 4 तरह के ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब बात जो यहां पर आती है वो बात ये आती है कि भाई इन तमाम ऑर्बिटल्स के जो शेप्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा था। सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्फेरिकल होता है, सॉरी एस ऑर्बिटल जो होता है सॉरी स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल होता है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल था और एफ कॉम्प्लिकेटेड था। ये मैंने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था। अब इसमें फर्स्ट ईयर के लेवल में डी और एफ ऑर्बिटल का फिलहाल कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है। इसने हमारा डिस्कशन थोड़ा लिमिटेड रहेगा एस और पी ऑर्बिटल तक। अब वो कैसे रहेगा, एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल, सबको इसका आइडिया है। पी ऑर्बिटल का शेप डंबल, सबको इसका भी आइडिया है, ठीक है ना। तो अब ये जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड डिफाइन हो रहे हैं वो इन्हीं के ऊपर डिफाइन हो रहे हैं, स्फेरिकल और डंबल के कॉन्सेप्ट पे। अभी कैसा हो रहा है जरा समझना भाई। देखो आपके सामने एक ये मैंने पी ऑर्बिटल यहां पे बनाया ऐसे, ठीक है, और फिर एक और इसी तरह का पी ऑर्बिटल बनाया जो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है ऐसे। बहुत खूबसूरत नहीं बना, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, सही भाई, ऐसे। ये भी अच्छा नहीं बना, अब ऐसे ही बनेगा जो मुनासिब है ना भाई, यही है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसी तरह आपके पास एक पी ऑर्बिटल है ये ऐसे, और फिर इसके साथ एक और पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है यहां पे ऐसे, सही हो गया। अच्छा, अब जरा समझना कि देखो इन दोनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पे बात करें, यहां पे ओवरलैपिंग जो हो रही है वो इस जगह पर हो रही है, मैं रेड से इसको कर देता हूं हाईलाइट, और यहां पे ओवरलैपिंग जो है ये इधर हो रही है, ठीक है भाई, इस तरह से। अगर इनके ओवरलैपिंग्स की हम यहां पे बात करें तो बात यहां पे सिंपल कहने की ये है कि अगर मैं फर्स्ट केस में लाइन ड्रॉ करूं तो देखो ये ऑर्बिटल एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर लाया कर रहे हैं। सेकंड केस में अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो देखें ये रहा, और इस जैसा जनाब एक और ऑर्बिटल ये रहा। तो भाई अगर मैं यहां पर थोड़ा सा इन ऑर्बिटल्स को इस ओवरलैपिंग की बेसिस पे बात करूं तो फर्स्ट केस जो है लेफ्ट वाला, उसमें जो ओवरलैपिंग हो रही है वो इस तरह से हो रही है कि ऑर्बिटल एक ही लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं। तो जब ओवरलैपिंग इस तरह से हो कि ऑर्बिटल एक ही लाइन के ऊपर लाए करते हो तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग होती है इसको कहा जाता है लीनियर ओवरलैपिंग, ठीक है। जब ऑर्बिटल एक ही लाइन पे लाया करेगा तो वो कहलाएगी लीनियर ओवरलैपिंग। अच्छा, इसको और भी नाम दिए जाते हैं, इसको जो है वो नाम दिया जाता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग का, ठीक है, एंड टू एंड ओवरलैप कराता है क्योंकि एक ऑर्बिटल का एंड यानी एक ऑर्बिटल का कॉर्नर दूसरे ऑर्बिटल के कॉर्नर से ओवरलैप कर रहा है। या इसको और भी नाम देते हैं, इसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं कि एक ऑर्बिटल का हेड, अब आप उसको ये जो ऑर्बिटल ये बना हुआ है अब आप इसको एंड कह लें या हेड कह लें, कुछ भी कह लें इस चीज को, तो इसलिए इस चीज के ऊपर ही सारी बात हो रही है कि ये एंड कह लें हेड कह लें। तो इसलिए एक जो है हेड टू हेड या हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाती है, मतलब एक ही चीज के दो तीन मुख्तलिफ नेम है। तो जब दो ऑर्बिटल्स इस तरह से ओवरलैप करें कि उनके एक्सिस एक ही लाइन पे आ रहे हो तो उस ओवरलैपिंग को लीनियर ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग कहा जाता है, और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। इसी तरीके से जो दूसरी ओवरलैपिंग है अगर उसमें ऑब्जर्व करें तो उसमें ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं कि उनके एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसे कि आप यहां पे चेक करें, लेफ्ट वाले ऑर्बिटल का एक्सिस और राइट वाले ऑर्बिटल का एक्सिस, एक्सिस ये ग्रीन लाइन को मैं कह रहा हूं जो मैंने ऊपर से नीचे ड्रॉ की हुई है, दीज आर द एक्सिस। तो इनके जो एक्सिस है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग होती है इस ओवरलैपिंग को आप पैरेलल ओवरलैप का भी नाम देते हैं। आप इस ओवरलैपिंग को साइड वेज ओवरलैपिंग का या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग का नाम देते हैं। तो इस तरह की जब भी ओवरलैपिंग होगी जिसमें ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होंगे या एक दूसरे के साइड में होंगे और ओवरलैप करेंगे, तो इस ओवरलैपिंग के नतीजे में जब बॉन्ड बनता है तो बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाता है। तो इसलिए जो पाई बॉन्ड है और जो सिग्मा बॉन्ड है ये मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर यहां पर आते हैं और इनको इलेक्ट्रॉन पे डिफाइन नहीं किया जाता। ये बात याद रखिएगा
क्लासिकल केमिस्ट्री में बॉन्ड डिफाइन होता था इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन शेयर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन वन साइडेड शेयर, वन साइडेड ट्रांसफर, जो भी था। तो क्लासिकल केमिस्ट्री में बॉन्ड जब डिफाइन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन पे डिफाइन होता है। मॉडर्न केमिस्ट्री में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पे डिफाइन नहीं होता, ऑर्बिटल पे डिफाइन होता है, कि जब ऑर्बिटल इस तरह ओवरलैप करें कि उनके एक्सिस एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, तो फिर इस तरह की ओवरलैपिंग लीनियर ओवरलैपिंग कहलाती है और बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। और अगर ऑर्बिटल इस तरह ओवरलैप करें कि उनके एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इस तरह की ओवरलैपिंग पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग कहलाती है। और जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाता है। ये दो तरह के बॉन्ड्स मॉडर्न केमिस्ट्री में इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। अब इन दो बॉन्ड्स के ऊपर कुछ बातें, जरा वो बातें समझ लेते हैं। जैसे सिग्मा बॉन्ड के हवाले से कुछ बातें हैं वो देख लें कि भाई सिग्मा बॉन्ड जो होता है इसकी कंडीशंस याद रखें कि सिग्मा बॉन्ड कब कब बनेगा। तो इसकी कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड उस वक्त बनता है जब कोई एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर ले एस ऑर्बिटल से। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, ये बात एमसीक्यू में भी पूछी जा चुकी है इंटर में। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो किसी के साथ भी ओवरलैप करे। तो एस ऑर्बिटल जब एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, एस ऑर्बिटल जब पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, और पी ऑर्बिटल जब पी ऑर्बिटल के साथ इस तरह ओवरलैप करता है कि वो एक ही लाइन पर हो, यानी कि लीनियर हो, तो बनने वाला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है। जबकि पाई बॉन्ड की एक ही कंडीशन है कि अगर पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे और इस तरह से ओवरलैप हो कि ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल हो, तो बनने वाला बॉन्ड जो होता है वो वहां पे पाई बॉन्ड कहलाता है। ये इस तरह से होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। ये मीटिंग यहाँ पर एंड हो रही है, मैं इसको खुद से एंड कर रहा हूँ और आप लोग इसको वापस से फौरी तौर पे रीज्वाइन कर लीजिएगा।